वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज दिनांक है 11 अगस्त वर्ष 2021 और हम लोग कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में साइंस वन। साइंस वन में तीसरा चैप्टर हम लोग कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें मैंने आपको ये सबसे पहली एक्टिविटी है, इसके सारे रिएक्शन आपको बताए थे, सारे समीकरण के रासायनिक समीकरण समझाए थे और ये टेबल कंप्लीट करके बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उनमें क्या फर्क, दोनों में अंतर क्या है, वो समझ लेते हैं। देखो, जब तापमान या दाब जैसे परिमाप यदि परिवर्तित हो रहे हैं तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तापमान, दाब, ये सारी चीजें जो भौतिक राशियां हैं वो परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन हुआ। और ये क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यावर्ती, मतलब ये वापस से पहले जैसा हो सकता है। सभी परिवर्तन नहीं होते, अधिकांशता होते हैं। देखो यहाँ ये लाइन ज्यादा जरूरी है कि भौतिक परिवर्तन के समय द्रव की अवस्था या रूप बदलता है और ये परिवर्तन अधिकांशतः अस्थायी होता है, अधिकतर अस्थायी होता है। मतलब जैसे बर्फ पानी में बदल गया तो पानी फिर से बर्फ बन सकता है ना, तो ये अस्थायी परिवर्तन है। और ये प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती मतलब वापस से पहले जैसा हो जाना, फिर से पहले जैसा होना, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। भोजन एक बार पक गया तो फिर से कच्चा नहीं हो सकता यहाँ, तो ये जो है प्रत्यावर्ती नहीं है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये टेबल ऐसे रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए ये उपयोगी है। फल एक बार पक गया तो फिर कच्चा नहीं होगा, तो ये प्रत्यावर्ती नहीं है, ये स्थायी परिवर्तन हो गया, अस्थायी नहीं है ये। तो ये जो स्थायी बदलाव है ये रासायनिक परिवर्तन है, और अस्थायी जो परिवर्तन है मतलब जो थोड़ी देर के लिए होता है, वापस पहले जैसा हो सकता है, वो भौतिक होता है। दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी नहीं है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। पानी का भाप बनना, भाप तो भाप से फिर पानी बन सकता है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर एक बार जो भोजन पच गया वो वापस से अन्न नहीं बनेगा, वापस अपच नहीं होगा, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेफ्थलीन की गोली हवा में रखें तो ये क्या हुआ, उसका वो भाप बन के उड़ रहा, खाली अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठोस गैस में बन गया तो गैस वापस ठोस बन सकता है ना, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर फर्श पर नींबू के रस का दाग, फर्श या पत्थर पर, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नींबू और पत्थर के बीच रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। ऊंचाई से गिर के कांच का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं हुआ है। तो इसलिए क्या हो गया, देखो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो प्रत्यावर्ती होते हैं, रिवर्सिबल, मतलब फिर से चेंज पहले जैसा हो सकता है। चेंज हुआ, वो टेम्परेरी चेंज होता है, वापस से उसको पहले रूप में आ सकता है। भौतिक परिवर्तन में द्रव का संगठन जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब जैसे H2O है तो पानी द्रव की अवस्था में है तभी भी H2O रहेगा, गैस की अवस्था में है तभी भी वो H2 रहेगा। पानी किसी भी रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे बर्फ के रूप में हो, चाहे भाप के रूप में हो, तो द्रव का संगठन एक ही जैसा रहेगा, H2O ही रहने वाला है। वो ठोस द्रव गैस अवस्था हो सकती है, लेकिन संगठन जो है वो, जो रासायनिक संगठन है वो एक ही जैसा रहता है। ठीक है। और रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, द्रव का संगठन बदल जाता है, मतलब उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र ही बदल जाएगा, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हाँ, जब कोई प्रक्रिया या घटना रासायनिक परिवर्तन ऐसा हम कहते हैं तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ किसको बोलते हैं,
जो पदार्थ परिवर्तन में भाग ले रहे हैं वो अभिकारी पदार्थ, मतलब जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और जो क्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखो, उस पर ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं भौतिक परिवर्तन को लेकर के। कौन से पेज पे? पेज नंबर 30 पे। तो पेज नंबर 30 पे ये पॉइंट्स कुछ दिए हैं, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं भौतिक और रासायनिक। तो इन पॉइंट्स को लेके आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिख सकते हो। तो आप ये क्वेश्चन लिख लो, पहला होमवर्क समझ लो, ये आपका पहला होमवर्क है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर लिखना है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। दूसरा ये लिख सकते हो कि जो भौतिक परिवर्तन है वो प्रत्यावर्ती होता है, रासायनिक परिवर्तन प्रत्यावर्ती नहीं होता। तीसरा ये लिख सकते हो कि भौतिक परिवर्तन में द्रव का संगठन जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में द्रव का संगठन बदल जाता है। आप सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखना है। फिर नीचे जो पैराग्राफ दिया है वो रासायनिक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, वो उसका आंसर है। तो रासायनिक अभिक्रिया का कैसे लिखोगे? जिस प्रक्रिया में द्रव का संगठन बदलता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है क्रिया होने के बाद, उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कोयले को अगर आप जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें क्या होगा? कोयला और हवा के ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये अभिकारी पदार्थ कौन हो गए? वो कोयला और ऑक्सीजन, क्योंकि कोयला और ऑक्सीजन के बीच क्रिया हो रही है, तो ये अभिक्रिया कारक यानी कि अभिकारी पदार्थ हैं। और नया पदार्थ क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्रोडक्ट। फिर समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो तीन चीजें हैं यहाँ, एक तो रासायनिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया, और तीसरा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में होता क्या है? जैसे कि यहाँ कोयला और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हो रही है, तो इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे? उनके अणु सूत्र लिखेंगे, कार्बन का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। तो ये हो गया समीकरण। और उसमें भी हम लोग उसको संतुलित करते हैं, बाईं तरफ जितने अणु होते हैं अभिकारी पदार्थ के, दाईं उत्पाद में भी उतने ही अणु होने चाहिए। तो ये सब जब हम लिखते हैं सूत्र की सहायता से, कोई भी अभिक्रिया को लिखते हैं, तो उसे समीकरण कहते हैं। तो समझा रहा अब समीकरण क्या होता है? थोड़ा सा और विस्तार में देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को और विस्तार से समझते हैं। जैसे कि एक रासायनिक परिवर्तन हम देखेंगे, कृति 2 में एक रासायनिक परिवर्तन हमने देखा था। क्या देखा था कृति 2 में? कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का जब हम लोग ने चूर्ण डाला तो क्या हुआ था? कॉपर सल्फेट नीले रंग का था और रंगहीन हो गया था, है ना? थोड़ा तापमान में वृद्धि हुई थी, नीला जो कॉपर सल्फेट था वो रंगहीन हो गया था तापमान में। ये बेटा इसकी बात कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक उसमें डालेंगे तो धीरे धीरे उसका नीला रंग खत्म हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था देखो, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर क्या बना था? जिंक सल्फेट बन गया था। कैसे हुआ था? ये जिंक जो है कॉपर की जगह पे आ जाता है, कॉपर सल्फेट और जिंक को मिलाएंगे तो जिंक कॉपर की जगह पे आ जाता है, तो ZnSO4 का रंगहीन विलयन तैयार होता है। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है।
कॉपर सल्फेट में के रंग में बदलाव आया, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिख सकते हैं? इसको शाब्दिक समीकरण में ऐसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था, कोई भी लिक्विड है तो जलीय विलयन लिखते हैं क्योंकि जल में मिला के बनाया जाता है, प्लस जस्ते का चूर्ण लिया, क्या बना? जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बना प्लस तांबा बना। कॉपर सल्फेट में देखो कॉपर होता ना तांबा, ये तांबा सेपरेट हो जाता है। तो ये जो है शाब्दिक समीकरण हो गया। अब इसी समीकरण को रासायनिक सूत्र का उपयोग करके लिखेंगे तो कैसे बनेगा? देखो, कॉपर सल्फेट का सूत्र लिख दिया CuSO4, जस्ते का सूत्र लिख दिया जिंक, जिंक सल्फेट का सूत्र लिख दिया ZnSO4, प्लस तांबे का सूत्र लिख दिया कॉपर। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। सबको ब्लर दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक ऑफ करिए अपना जल्दी से सब। तो यहाँ देखो रासायनिक समीकरण की परिभाषा दी है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिव्यक्ति मतलब उसको दर्शाना, व्यक्त करना। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्र की सहायता से यदि दर्शाया जाए, व्यक्त किया जाए, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें देखो, इसमें अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है? कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में हो रही है। तो कॉपर सल्फेट और जिंक ये क्या हो गए? ये अभिकारी पदार्थ हो गए। फिर बन क्या रहा है? ZnSO4 बन रहा है। कॉपर और ZnSO4 बन रहा है। तो ये कॉपर और ZnSO4 ये क्या है? ये उत्पाद हो गए। कॉपर ZnSO4 उत्पाद हो गए। कॉपर सल्फेट और जिंक ये अभिक्रिया कारक हैं, यानी अभिकारी पदार्थ हैं। एरो के लेफ्ट साइड में अभिकारी पदार्थ, राइट साइड में उत्पाद। तो ये था रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग याद कर लेना, और ये इसका उदाहरण। ओके, जो जो भी बता रहा हूं बेटा वो लिखते जाओ, आप लोग नोटबुक कंप्लीट करते जाओ। ये जो मैंने एक्टिविटी बताई थी, सबका रिएक्शन, ये टेबल पूरी तरह से अच्छे से लिखो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तनों में अंतर क्या होता है। फिर हाँ, ये लिखना आप, ये प्रश्न जो बोल रहा हूँ वो उसका उत्तर लिखना। फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो। फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा और उदाहरण, ये लिखना है आपको। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरणों का लेखन। रासायनिक समीकरणों का लेखन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर देखो कुल 5 पॉइंट दिए हैं। 5 पॉइंट में समझाया है कि लेखन कैसे होता है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहला लिखने का तरीका क्या है कि अभिकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय जो अभिकारी पदार्थ है वो बाईं ओर लिखते हैं, जो उत्पाद है वो दाईं ओर लिखते हैं, और अभिकारक से उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर बीच में लगाते हैं। यह तीर रासायनिक अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। जैसे ये पहला यहाँ पर देखो, अभिकारी पदार्थ बाईं तरफ, उत्पाद दाईं तरफ, बीच में तीर है जो अभिकारी पदार्थ से उत्पाद की तरफ, जिसकी दिशा अभिकारी पदार्थ से उत्पाद की तरफ होती है। तो ये तीर क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है कि यहाँ से इस दिशा में क्रिया हो रही है। तो पहला पॉइंट समझा आपको? अभिकारी पदार्थ बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर, बीच में तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है कि यदि अभिकारी पदार्थ या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो बीच में धन लगाया जाता है, प्लस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, 2 उत्पाद है ना, बीच में प्लस लगा दिया, सॉरी 2 अभिकारी पदार्थ हैं, बीच में प्लस लग गया। उत्पाद भी देखो यहाँ 2 है,
तो यहाँ भी बीच में प्लस लग गया। तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, दो या दो से अधिक उत्पाद या अभिकारी पदार्थ हो तो बीच में धन लगाते हैं। सिंपल पॉइंट है एकदम। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है कि रासायनिक समीकरण को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाई जाती है। जैसे कोई द्रव अवस्था में है तो, कोई गैस अवस्था में तो जी लिख देते हैं उसके नीचे, कोई ठोस अवस्था में है तो एस लिख देते हैं सॉलिड, कोई द्रव अवस्था में है तो लिक्विड ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, फिर गैसीय अवस्था में है तो जी भी लिखते हैं और ऐसा है ऊपर का ऐसा एरो का साइन दर्शाते हैं कि गैस बन रहा है। देखो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, देखो ये कॉपर सॉलिड है तो एस लिख दिया है, फिर ये देखो ये NO गैस है इसलिए जी लिख दिया है, H2O लिक्विड है तो एल लिख दिया है। ठीक है, फिर कभी कभी गैस को हम लोग अपवर्ड एरो से दर्शाते हैं जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है पर अक्सर दर्शाया जाता है वो। जैसे यहाँ पर देखो दिया है इस रिएक्शन में CO2 गैस बन रही है ना, तो ऊपर की तरफ एरो किया है। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया कि उनकी भौतिक अवस्था दर्शाई जाती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और किसी किसी को AQ दर्शाते हैं। AQ क्यों दर्शाते हैं? कोई यदि पानी के विलयन, एक जली विलयन, एक्वस का मतलब होता है जली विलयन, जली विलयन को इंग्लिश में एक्वस कहते हैं इसलिए AQ लिखते हैं। तो कोई जली विलयन है तो एक्वस भी लिखते हैं। तो क्या क्या अवस्था हो गई, लिक्विड, गैस, सॉलिड S और जली विलयन है तो AQ। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया बेटा? अवस्था दर्शाते हैं गैस, फिर गैस है तो ऊपर की तरफ तीर का निशान दिखाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट कि अगर ऊष्मा दी जाती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए अगर बाहर से ऊष्मा दी जाती है, यानी किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं, तो फिर ये तीर के ऊपर ऐसा चिन्ह लगाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो ये क्रिया हो रही है, ये उत्पाद बन रहा है। तो हमको ये बताना है कि इसे गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो तीर के ऊपर ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं। समझे कि नहीं? मतलब बाहर से हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि क्रिया हुआ तो ऊष्मा पैदा हुई। ये ऊष्मा हमने नहीं दिया, सॉरी हम ये ऊष्मा दे रहे हैं, बाहर से ऊष्मा दी जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर से ऊष्मा नहीं देते, ऊष्मा अपने आप पैदा होती है, गर्मी है ना, अपने आप वो गर्म हो जाता है। तो उसमें हम लोग ट्रायंगल नहीं लिखते, उसमें क्या लिखते हैं, उत्पाद के साथ ही उष्णता या ऊष्मा लिख देंगे या उष्णता लिख देंगे, क्योंकि रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना और उसके साथ में ऊष्मा का भी निर्माण हुआ। तो ऊष्मा हमने नहीं दिया है, अपने आप बनी है ऊष्मा, तो फिर ऐसे लिखते हैं, यहाँ ट्रायंगल नहीं लिखेंगे। चौथा पॉइंट समझ में आ गया ना कि हम लोग ऊष्मा देते हैं कोई चीज को तो ट्रायंगल के ऊपर ऐसा, सॉरी एरो के ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं। और अगर ऊष्मा अपने आप बन रही है तो फिर ऐसे दर्शाते हैं, उत्पाद के साथ में प्लस ऊष्मा लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट, कोई कोई अभिक्रिया कोई विशेष तापमान पे या कोई विषाप पर होती है या फिर प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ये सारी अगर शर्तें हैं तो उसको भी हम लोग एरो के ऊपर दिखाते हैं, तीर के ऊपर या नीचे लिख के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि वनस्पति तेल है, वनस्पति का तेल समझता है, जैसे जैसे मूंगफली का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। वनस्पति से जो तेल मिला है उससे अगर घी बनाना है, वनस्पति घी बनाना है, डालडा जिसे कहते हैं, तो क्या तरीका है, वनस्पति तेल में ये निकल डालना पड़ेगा। निकल क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का काम मतलब वो उसके वजह से रिएक्शन होने फास्ट होती है, लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद भाग नहीं लेता। जैसे जो झगड़ा लगाने वाले लोग होते हैं, दो लोगों के बीच झगड़ा लगा देते हैं बट लेकिन खुद झगड़े में हिस्सा नहीं लेते। तो उत्प्रेरक वही काम करता है, उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया करवाता है लेकिन खुद रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता।
तो वनस्पति तेल से घी जब बनानी है तो निकेल जो है उत्प्रेरक का काम करता है। उस समय 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। इस तापमान पर यदि वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। तो यहाँ जो विशेष जो कंडीशन है, विशेष जो परिस्थिति है, वो एरो के ऊपर और नीचे लिखी गई है। वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में था इसलिए L, वनस्पति घी सॉलिड अवस्था में मिलेगा इसलिए S, है ना। और ये 60 डिग्री सेल्सियस पे निकल की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये एरो के ऊपर नीचे दिखा दिया। तो पांचवा पॉइंट यही है कि जो विशेष स्थितियां हैं या कोई उत्प्रेरक है, कोई तापमान, दाब, वो सब एरो के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण का लेखन। फिर और क्या दिया है कि अक्सर जो है, जो अभिकारी पदार्थ या उत्पाद है उनके बारे में कोई विशेष जानकारी, जैसे उनके नाम वगैरह लिखना है तो वो सूत्र के नीचे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है कि HNO3 ये सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ नीचे सांद्र लिखते हैं। सांद्र का मतलब क्या हो गया? सांद्र का मतलब जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसमें पानी नहीं होता है। उसमें पानी मिला दिया तो तनु, पानी नहीं मिलाया तो सांद्र। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे नींबू का रस आपने निचोड़ा हुआ है, तो नींबू के रस में आपने पानी नहीं मिलाया है तो वो सांद्र है। जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे वो तनु होता जाएगा। तो ये जो किसी भी उत्पाद या अभिकारी पदार्थ के बीच में उसके बारे में कोई नाम या कोई अतिरिक्त जानकारी लिखनी है तो उसके सूत्र के नीचे लिख देते हैं। बात समझा? ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में इसलिए S लिखा है। HNO3 ये जलीय विलयन है इसलिए एक्वस लिखा है। ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ये द्रव के फॉर्म में है और जलीय विलयन बनाया गया है। कॉपर नाइट्रेट ये भी जलीय विलयन है इसलिए एक्वस लिखा है। फिर NO2 गैस है इसलिए G लिख दिया। यहाँ पे आप एरो भी इसको दर्शा सकते हो, एरो ऊपर की तरफ एरो। NO2 को आप ऐसा, अभी हमने पढ़ा था ना सोपान, गैस बनती है तो ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं। H2O लिक्विड अवस्था में है तो L लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉपर है ये तनु HNO3 के साथ में काम कर रहा है, ज्यादा पानी मिलाया गया है, तो ये इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? तो आपको लिखना है बेटा, रासायनिक समीकरण के लेखन में आपको ये पांचों पॉइंट लिखने हैं। और ये उदाहरण यहाँ तक लिखिए, ये उदाहरण वनस्पति घी तक, ये 6वां समीकरण दिया है। तो रासायनिक समीकरण में लेखन क्या क्या सोपान है, कैसे लिखने का तरीका क्या है, तो ये 5 पॉइंट उदाहरण के साथ में लिखना। फिर ये कृति आपको रिड्यूस कर दी गई है, परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये देखो दैनिक जीवन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग। तो ये उपयोग, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिक्रिया कारक के रूप में, घाव और जलने में संक्रमण रोकने में, और मतदान की स्याही बनाने में भी। मतदान के समय जो स्याही यूज करते हैं उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। वैसे कट किया गया है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है आपको। ये जो कृति है करना नहीं है, लेकिन इसके जानकारी जरूरी है। देखो ये क्या जानकारी है, देखो क्या बताना चाहते थे इस कृति में, वो समझ लो। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा लेकिन नॉलेज होना जरूरी है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। देखो यहाँ पे परख नली के अंदर सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNO3, और ये जो कोनिका, ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है? परख नली में, टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट है। दोनों का यहाँ द्रव्यमान कितना आ रहा है? 300.23 ग्राम आ रहा है। अब क्या किया, देखो इन दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे उल्टा कर देंगे तो परख नली और ये फ्लास्क के अंदर जो दोनों लिक्विड है ये मिक्स हो जाएंगे। तो उनमें रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ बदलाव आएंगे। देखो रंग चला गया, कलर गायब हो गया।
सफ़ेद रंग मिल गया, सिल्वर क्लोराइड, सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड मिल गया। लेकिन देखो द्रव्यमान अभी भी उतना ही है, द्रव्यमान अभी भी उतना ही है। तो इसका मतलब जब भी रासायनिक क्रिया होती है तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। हाँ, द्रव्यमान उतना ही रहता है, ये इस क्रिया इसमें दर्शाना चाहते हैं। और इसीलिए जब भी कोई भी समीकरण लिखते हैं तो संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि बैलेंस है ना, ये संतुलित है। जितना पहले पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। इसीलिए एक रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित किया जाता है। संतुलित कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। पहले बात तो यहाँ पे एक कुछ परिभाषा लिख दो। संतुलित समीकरण कहते किसको है, इसकी परिभाषा लिखना है आपको। तो अभिकारकों के तत्वों के परमाणु की संख्या या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, ऐसा दिखाई देता है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है, उत्पाद में कौन कौन से परमाणु हैं, Ag है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, यही सब है ना उत्पाद में, सिल्वर तो वो यहाँ पर देखो लिखा गया है कौन कौन से तत्व हैं, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। फिर अभिकारक यानी कि बाएं पक्ष में परमाणु की संख्या कितनी है, और उत्पाद यानी दाएं पक्ष में परमाणु की संख्या कितनी है। पहले सिल्वर देख लेते हैं। तो सिल्वर देखो, एक मिनट थोड़ा क्लियर कर दूं इसको। सिल्वर देखो बाईं तरफ भी एक है, दाईं तरफ भी एक है ना। तो सिल्वर यहाँ पर, सिल्वर बाईं तरफ भी एक है, बाईं तरफ भी एक परमाणु है, दाईं तरफ भी परमाणु की संख्या एक है सिल्वर की। नाइट्रोजन का देख लेते हैं, नाइट्रोजन तो हाँ देखो नाइट्रोजन यहाँ पर एक है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी देखो एक नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन नहीं है, हाँ ये Na मतलब सोडियम हो गया, ये नाइट्रोजन नहीं है ये। तो यहाँ N एक है, बाईं तरफ भी N एक है, नाइट्रोजन दोनों तरफ एक 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 है, तो नाइट्रोजन दोनों तरफ एक एक है। फिर ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ये साइड में भी 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 3 3 है, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 3 लिख दिया। ऑक्सीजन दो बाईं तरफ भी 3, दाईं तरफ भी 3। ऐसे सोडियम एक और एक है, क्लोरीन भी एक एक है। तो यहाँ पर क्या है, अभिकारक में परमाणु की संख्या जितनी है उत्पाद में भी उतनी ही परमाणु की संख्या है। तो इसलिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। जो समीकरण नंबर 9 है संतुलित समीकरण कहलाएगा। बेटा यहाँ पर लेक्चर खत्म कर रहा हूँ मैं, ये तो आप अपने नोटबुक में लिख के रखना, ठीक है। कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 35 ना, ठीक है, ठीक है बेटा 35। तो आप अब नेक्स्ट आपका अगला लेक्चर होगा, इसलिए आप एक एक करके लेफ्ट हो जाओ बेटा। बाय बेटा, बाय।